देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि जब हम कोई ब्लड रिलेशन में कोई प्रश्न पूछता है और मान लीजिए हमने प्रश्न कुंडली ली, तो उसमें हाउस रोटेशन की जाती है। जैसे मान लो किसी ने आकर प्रश्न पूछा और जैसे ये वृषभ लगन बना है और मान लो पिता मदर के लिए पूछा। मदर के लिए पूछा, तो चौथा भाव जो है, लेकिन चौथा भाव यहाँ से नहीं देखते, हमेशा कस्प चार्ट यहाँ से देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर चौथे भाव में आपको सिंह राशि दिख रही है और यहाँ पर आपको चौथे का स्वामी आपको चंद्र दिख रहा है, यानी करक राशि। तो जब इस चार्ट को रोटेट करेंगे तो वो करक करक लगन बनेगा। यूटिलिटीज में हाउस तो उसको कर्क कर्क राशि के हिसाब से रोटेट करना पड़ेगा। नहीं, वो अपने आप करेगा सॉफ्टवेयर। ये देखिए हाउस रोटेशन है। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये फोर्थ हाउस आप देख रहे हैं, मैंने लिख फोर्थ हाउस, सेट फोर्थ हाउस एज असेंडेंट, और इसको मैंने सेट किया तो ये देखिए ये करक बना। अब लगन कुंडली में तो चौथे भाव में सिंह राशि दिख रही थी, परंतु यहाँ पर ये करक जी। करक लगन बना। हमने तो चौथा भाव किया, चौथे में यूटिलिटी में जाके सर। बिल्कुल। तो मैं इसको रीसेट नेटिव चार्ट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि लगन चार्ट से चाहे हम देख रहे हैं कि चौथे में सिंह राशि है, लेकिन वो कस्प चार्ट के अकॉर्डिंगली ही होगा। पुत्र ने माता के लिए प्रश्न किया तो चौथे भाव को रोटेट करके लगन पर लाते हैं। पिता के लिए प्रश्न किया तो नवम भाव को रोटेट करके लाते हैं। पत्नी के लिए किया तो सप्तम भाव को, और संतान के लिए किया तो वो देखना होगा कि संतान पहली है तो पंचम भाव, दूसरी है तो सप्तम भाव, दूसरे तीसरी है तो नवम भाव, और छोटे भाई बहनों के लिए किया तो तीसरा भाव, बड़े भाई बहनों के लिए 11वां भाव। अब मान लो दो भाई हैं छोटे, तो जो उसके बाद का छोटा भाई है वो तो तीसरा भाव हुआ। उससे छोटा भाई जो है फिर यहाँ से तीसरा भाव, यानी कि पंचम भाव जो है वो आएगा लगन में। तो ये रोटेशन का ये आप ध्यान रखें। बाकी रोटेशन के संबंध में मैंने टेबल जो है पीडीएफ में भी दिया हुआ है कि किसके संबंध में प्रश्न आए तो किस प्रकार से हम जो है रोटेट करते हैं। पहली बात ये आप ध्यान में रखें। अब हम इसी के ऊपर हम एक उदाहरण लेते हैं। तो मैं सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेता हूं। जैसे कि और सर इसमें आपने ये सर क्या बोला आपने ये प्रश्न कुंडली थी सर। मैं अभी बता रहा हूं कि ये प्रश्न कुंडली है। इसमें जो बेटा है उसने पिता की लॉन्गिविटी के लिए प्रश्न पूछा। उसने होरारी नंबर 10 दिया था, और होरारी नंबर 10 के लिए यहाँ पर मैं होरारी चार्ट पर क्लिक करूंगा, फिर मैं होरारी नंबर फिल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये पुराना उदाहरण है। जब हम नया होरारी चार्ट लेते हैं, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो बिल्कुल करंट का डेट और टाइम लेगा। उसको ओके करूंगा तो करंट का डेट टाइम बनेगा, फिर होरारी नंबर डालूंगा तो वो होगा। लेकिन ये उदाहरण पुराना है, इसलिए पहले मैंने यहाँ पर डिटेल्स भर ली हैं। 25 अगस्त 2014 और शाम के 8:09:28। और क्योंकि लुधियाना शहर में मैंने ये प्रश्न देखा था तो लुधियाना। अब देखिए यहाँ पे होरारी चार्ट पे मैंने क्लिक किया और ये होरारी नंबर रेंज 1 से 249 हो, हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि 1 से 2193 की भी ऑप्शन होती है, लेकिन हम 1 से 249 देखते हैं। मैंने होरारी चार्ट पर क्लिक किया। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वो पूछ रहा है एंटर टाइम प्लीज, प्रेस स्पेस बार और 0 टू यूज टाइम ऑलरेडी फिल्ड इन द चार्ट। तो ऑलरेडी मैंने फिल किया है,
जबकि यहाँ पर 23 सितंबर 2021 मासी के पास जाओ, मासी। अभी का, आज की डेट और अभी का वो टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल दवाई लो, दवाई। इनपुट किया है, मैं यहाँ पे ज़ीरो कर रहा हूँ। ज़ीरो करके मैंने ओके किया। अब वो पूछ रहा है होरारी नंबर। तो होरारी नंबर जैसा कि बेटे ने 10 नंबर दिया था, मैंने 10 नंबर फिल किया, इसको ओके कर लिया। अब ये ओके करने के बाद, क्योंकि मैं लुधियाना में रहता हूँ तो मेरा वहाँ पे लुधियाना सिटी भी है, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे ना तो आप जिस सिटी में, वो सिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर आपको लुधियाना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स बिल्कुल अब ओके हो गए हैं, जो प्रश्न विवरण के हिसाब से हैं। मैंने क्रिएट चार्ट किया। सॉरी सर, एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को, थोड़ा मैं भूल भी गई, आपने कई बार रिपीट किया है। जब कोई बंदा, जैसे मैं दिल्ली से हूँ और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप लुधियाना है, क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपने लुधियाना में वो चार्ट नहीं बनाया, लेकिन आपने जब 2 दिन बाद दिल्ली आए तो दिल्ली में वो चार्ट बनाया, तो फिर तब दिल्ली लेंगे या लुधियाना लेंगे क्वेश्चन में जो प्लेस मैं आप दिल्ली में हैं, आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न कुंडली पूछी, तो आपने दिल्ली, आप जहां पर है, आप ये ध्यान रखें, आप जहां पर बैठकर विश्लेषण कर रहे हैं आपने वही शहर लेना है। ठीक है सर। अगर आप बॉम्बे गए हैं तो मान लो 3 दिन के लिए बॉम्बे गए हैं, उन 3 दिनों में किसी ने पूछ लिया तो आप प्रेजेंटली बॉम्बे में हैं वहां पर, तो आप बॉम्बे उस समय अपने उसमें करेंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजर जिस प्लेस पर है प्रश्न कुंडली के टाइम, एस्ट्रोलॉजर जिस प्लेस पर है वो उस प्लेस को लेगा। तो सर ऐसा नहीं होता है कि जैसे आज आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आज तो मैं एक शहर में हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मैं 2 दिन बाद, वो टाइम मेरे पास है और डेट मेरे पास है, सब कुछ है, लेकिन मैं 2 दिन बाद किसी और शहर में चली गई, क्योंकि मुझे उस शहर की डिटेल डालनी पड़ेगी। मतलब मैं अभी नहीं देख सकती, अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल कर लिया, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है उसको। 2 दिन बाद मुझे किसी और जगह जाना था तो मैंने वहां जाके देखा, तब प्लेस कौन सी डालेंगे? वहीं की डालेंगे वहीं गिरा। जहां पर आप हैं। हालांकि कोई भी प्रश्न कुंडली है, कोशिश यही करें सेम डे देखें या नेक्स्ट डे देखें या 2 दिन के अंदर अंदर देखें, क्योंकि सीड नंबर हैं ये, बीज इसको बोलते हैं, हम बीज बोलते हैं। तो वो सीड नंबर को हमारी कोशिश होती है कि जैसे हम मानते हैं कि चंद्रमा जो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उससे पहले हम कर लें उसको, ये हमारी कोशिश होती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप चलो मान लो नेक्स्ट डे आप जयपुर गए हैं तो फिर जयपुर के हिसाब से देखेंगे, अगर बॉम्बे गए हैं बॉम्बे के हिसाब से, जहाँ एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर है एट द टाइम ऑफ जजमेंट वहाँ का। जी सर। तो अब जैसा कि ये प्रश्न आया था, जातक के पिता बीमार थे और ये इस तरह से बीमार थे कि 2-3 महीनों से उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। खांसी ठीक नहीं हो रही थी तो वो जैसा कि होता है कि मोहल्ला क्लिनिक है, आसपास के नर्सिंग होम जैसे छोटे क्लिनिक हो गए, छोटे हॉस्पिटल हो गए या केमिस्ट हो गए, पहले ऐसी जगह से दवाई ली जाती है मोस्टली लोग जो करते हैं। तो उनकी खांसी वगैरह ठीक नहीं हो रही थी, तो दवाइयाँ भी चल रही थी, बीच में थोड़ी बहुत ठीक हो भी जाती थी, बट फिर प्रॉब्लम आ जाती थी। तब उन्होंने ये पूछा कि पिता की लगातार हो रही खांसी, जो कि 2-3 महीनों से दवाई की जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो इसके संबंध में आप बताएं। तो इसके संबंध में फिर मैंने उनसे होरारी नंबर लिया और मैंने फिर जो है शाम को प्रश्न कुंडली बनाई। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो हमारा सिस्टम है, सबसे पहले मैं चंद्रमा के द्वारा स्थिति को देखूंगा कि चंद्रमा स्थिति क्या दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं चंद्रमा अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर चंद्रमा जो है 1 से 12 भाव में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है और 1 से 12 भाव में दूसरे भाव का नक्षत्र स्वामी है। इसके अलावा चंद्रमा को देखें, चंद्रमा 5वें भाव में स्थित है, 4 और 5 का स्वामी है, केतु के नक्षत्र में, केतु 12वें भाव में स्थित है। चौथा भाव श्वसन प्रणाली है, जो खांसी से संबंधित चेस्ट एरिया भी हम कह सकते हैं, क्योंकि संक्रमण यदि हो तो वहाँ से शुरू होता है और
चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, केतु 12वां भाव, 12वां भाव क्या है? परेशानी का है, परेशानी का है, दिक्कत का है, खर्च का है। और केतु यदि देखें, केतु जो है गुरु की राशि में है और गुरु जो है चौथे भाव में स्थित है, 9-12 का स्वामी है। तो नवम भाव पिता का हुआ, चौथा भाव उनकी चेस्ट और 12वां भाव जो परेशानी, 12वां भाव ही अस्पताल का होता है, 12वां भाव ही डॉक्टर्स का होता है। तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में और केतु जो है गुरु की राशि में। शो कंसोलिडेटेड पर क्लिक करूंगा तो ये केतु के 4-9-12 ये आगे पूरे। अब चंद्रमा आगे गुरु के उपनक्षत्र में है 4-9-12, दोबारा से वही स्थिति दिख रही है जो कि पिता की सेहत से संबंधित जो दिक्कत है वो दर्शा रही है। अब इसके बाद इस चार्ट, यहाँ पे हमने चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की स्थिति को देखा, इसको मैं क्रॉस पर बंद जरूर करूँगा क्योंकि जब मैं चार्ट रोटेट करूँगा तो सभी भाव बदल जाएंगे। तो यदि क्रॉस पे बंद नहीं करूँगा तो वही भाव वो टेबल दर्शाएगा। अब इसके बाद मैंने हाउस रोटेशन जो है यूटिलिटीज़ में गया, हाउस रोटेशन और भाव 9 जो कि पिता का भाव 9, तो यहाँ पर रोटेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि धनु लगन की कुंडली बनी है, लगन में ही प्लूटो है और लगन में प्लूटो है तो प्लूटो 17 डिग्री पर है जबकि लगन 7 डिग्री पर है, ये तो फर्क है। अक्सर मैं जो भाव होता है उसमें यदि प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून हो तो उनकी डिग्री जरूर चेक कर लेते हैं कि कंजंक्शन तो नहीं हो रही। तो धनु लगन की कुंडली बनी है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो नियम है कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी, लगन के अनुसार धनु लगन जो कि द्विस्वभाव लगन है, तो दूसरा और 7वां भाव ये नेगेटिव भाव हुए, 6, 8, 12 भी एक तरह से नेगेटिव भाव हुए। तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी क्या ऐसे भावों को दर्शा रहा है या किस प्रकार की स्थिति दर्शा रहा है, ये हम देखेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, क्योंकि लगन शरीर है तो छठे भाव जो कि रोग है, क्योंकि रोग के संबंध में प्रश्न है तो छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी राहु है। और जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि ये द्विस्वभाव लगन है धनु लगन, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी राहु है, दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी राहु है, 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी राहु है। तो एक तरह से, और लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर अभी हमने देखा पहले, दूसरे, चौथे, छठे, 7वें और 12वें। तो आप सीधी सी स्थिति तो यहीं से ही समझ गए होंगे कि ये स्थिति किस प्रकार से दिख रही है। कारण धनु लगन है, द्विस्वभाव लगन है, लगन का उपनक्षत्र राहु अनटेनेंटेड होकर लगन का ही उपनक्षत्र है। उसके बाद वो दूसरा भाव जो मुख का होता है, खांसी से संबंधित। उसके बाद चौथा भाव जो कि चेस्ट एरिया होता है, उसका उपनक्षत्र स्वामी। उसके बाद छठा भाव जो कि रोग का होता है, उसका उपनक्षत्र स्वामी। उसके बाद 7वां भाव जो कि धनु लगन का मारक भी है और बाधक भी है, उसका उपनक्षत्र स्वामी। और 12वां भाव जो कि डॉक्टर्स का, अस्पताल का, परेशानी का, खर्च का, उसका उपनक्षत्र स्वामी। तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी कितनी स्थितियों को दर्शा रहे हैं। अब जैसे कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु दशम भाव में स्थित है मंगल के नक्षत्र में 11, 5, 12 और गुरु के उपनक्षत्र में 8, 1, 4। राहु अनटेनेंटेड होकर जिन जिन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना वो हमने ब्रैकेट में ले लिया और हमें स्थिति काफ़ी पता चली। अब राहु दशम भाव में स्थित है। राहु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ग्रह की राशि में है? राहु जो है बुध की कन्या राशि में है। तो बुध को देखें, बुध नवम भाव में स्थित है, 7 और 10 का स्वामी है। तो सप्तम भाव जो है यहाँ पर भी जुड़ गया, एक तरह से सप्तम भाव मारक भी है, बाधक भी है। लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है, शो कंसोलिडेटेड पर करता हूँ तो 7, 9, 10 मंगल के नक्षत्र में 5, 11, 12 यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हैं।
और गुरु के उपनक्षत्र में 1 4 8 पहला शरीर, चौथा भाव चेस्ट है, आठवां भाव एक तरह से रुकावट भी, और चौथा भाव जो है पंचम का व्यय भाव जो कि रिकवरी का व्यय भाव। तो ये भी आप स्थिति को समझें। तो यहाँ पर स्थिति जो है एक तरह से चिंताजनक है। और यदि हम लगन के कोरूलिंग देखें गुरु और केतु को भी, तो गुरु 1 4 8, शनि के नक्षत्र में 2 3 11, राहु के उपनक्षत्र में 7 9 10। यहाँ पर सप्तम भाव जो है मारक बाधक। और यदि हम नक्षत्र केतु को देखें तो केतु 1 4 8, बुध के नक्षत्र में 7 9 10, और फिर गुरु के उपनक्षत्र में 1 4 8। तो ये भी स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है। केतु टेनेंटेड भी है, केतु का उपनक्षत्र गुरु, आगे शनि के नक्षत्र में 2 3 11, और लगन का जो राशि स्वामी गुरु हमने देखा था, गुरु भी टेनेंटेड है, उसका उपनक्षत्र राहु, आगे मंगल के नक्षत्र में 5 11 12। अब यहाँ पर लगन के कोरूलिंग जो हैं, क्योंकि वो मारक बाधक भाव तो दे ही रहे हैं, लगन का उपनक्षत्र स्वामी भी जो है वो हमें प्रॉब्लमेटिक दिख ही रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मैंने उनसे यही बोला कि जो है आप अच्छे से सारे टेस्ट करवाएं, और अच्छे से टेस्ट करवाकर ही स्थिति पता चलेगी। क्योंकि वो जैसे कह रहे थे 2 3 महीनों से कई क्लिनिक या केमिस्ट या उनसे मेडिसिन लेते रहे, तो डॉक्टर्स ने भी बोला था टेस्ट करवाने को। तो उसके अलावा डॉक्टर की बात की ही, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही चलना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हमने बोला। अब उन्होंने जब टेस्ट 2 3 दिन में करवाए, और सर बीच में मेरे क्या है कि इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था ना। जी जी, जब ही ज्वाइन किया। ठीक है सर, कंटिन्यू करें जी। तो उन्होंने उसके बाद टेस्ट करवाए, तो जो है लंग कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ था। तो यहाँ पर जैसे लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो अब उसके बाद जो है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं को, सबसे पहले मैंने महादशा केतु को देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न 25 अगस्त 2014 को पूछा गया था, तो महादशा केतु की चल रही थी। केतु, अब देखिए जो हमारा चार्ट था, जो मैंने एक चार्ट दिया था जिसमें आपने उसके अकॉर्डिंगली देखा था कौन से जो है नेगेटिव हाउस बनते हैं। तो 4 9 7 10 ये सभी हाउस जो है नेगेटिव हैं। इवन 1 4 8 7 9 10 1 4 8 महादशा स्वामी जो है नेगेटिव। अंतरदशा स्वामी गुरु को देखा तो गुरु भी उपनक्षत्र पर नेगेटिव, क्योंकि उपनक्षत्र की स्थिति अवश्य देखनी होती है। और जो कि लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो फिर अब ये भाव जो है, चौथा भाव अंत, आठवां भाव रुकावट, पहला भाव शरीर, सातवां भाव मारक और बाधक, दशम भाव ग्रेवयार्ड। तो इसी तरह से अंतरदशा स्वामी गुरु, और फिर आगे ये देखा कि उस समय शुक्र की प्रत्यंतरा, फिर सूर्य की प्रत्यंतरा, फिर चंद्र की प्रत्यंतरा। तो शुक्र सूर्य चंद्र, क्योंकि मौजूदा प्रत्यंतरा चल रही थी शुक्र की। शुक्र में देखा 6 भाव एक्टिव है, जो कि रोग को दर्शाता है। रोग ऐसा जो कि मारक और बाधक को दर्शा रहा है, रुकावट को दर्शा रहा है। नवम भाव पॉजिटिव है, लेकिन उसका व्यय भाव आ गया। तो शुक्र के बाद आगे सूर्य की प्रत्यंतर दशा की तरफ गए, तो 1 4 8 1 4 8, और चौथा भाव क्योंकि चेस्ट एरिया, खांसी से संबंधित, लंग कैंसर, तो वही एरिया दर्शा रहा है। और उसके बाद चंद्र को देखा, तो चंद्र की भी वही स्थिति, तीनों लेवल पर 8वां भाव रुकावट का। और चौथा भाव जो है इलाज जो भी है उसमें एक तरह से उसका व्यय भाव, 5वें का व्यय भाव। तो इस तरह से इसको जैसा कि हम समझ सकते हैं, उनको यही बोला गया था कि जो महादशा है, अंतरदशा है, ये नेगेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है, और आगे की प्रत्यंतर दशा भी प्रॉब्लमेटिक है। और उनको लगभग यही बोला गया था कि केतु गुरु सूर्य या केतु गुरु चंद्र, क्योंकि
ये दो प्रत्यंतराएं जो हैं तब ज़्यादा स्थिति इसमें खराब लग रही है। और प्रश्न के समय जो रूलिंग ग्रह बने थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लेते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमने होरारी के साथ चार्ट बनाया है और रूलिंग ग्रह हमने नोट करने हैं। अभी क्योंकि ये पुराना उदाहरण है तो मैं इसको पहले तो रीसेट नेटिव चार्ट करूँगा और ये होरारी नंबर के साथ है। तो उस समय का मौजूदा टाइम यानी 25 अगस्त 2014 शाम के 8:09:28 लुधियाना का मैंने रूलिंग ग्रह देखने हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ट पर एडिट पर गया और मैंने होरारी नंबर को हटाना है। तो सीधा मैंने यहाँ बर्थ चार्ट पर क्लिक किया तो ये उस समय का टाइम चार्ट बन गया 25 अगस्त 14 8:09:28 लुधियाना। तो इस हिसाब से मैंने क्रिएट चार्ट किया। तो अब रूलिंग ग्रह आप देख सकते हैं। लगन का नक्षत्र स्वामी शनि, लगन का राशि स्वामी गुरु, चंद्र का नक्षत्र स्वामी केतु, चंद्र का राशि स्वामी सूर्य और दिन स्वामी चंद्र। तो उस समय केतु गुरु, केतु की महादशा थी तो केतु रूलिंग ग्रहों में आ रहा था। गुरु की अंतर्दशा थी, गुरु रूलिंग ग्रहों में आ रहा था। और प्रत्यंतर दशा शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र। तो चंद्रमा जो कि चंद्रमा रूलिंग ग्रहों में आ रहा है और सूर्य भी रूलिंग ग्रहों में आ रहा है। तो क्योंकि ये टाइम चार्ट लिया है और जैसे कि हमें मालूम है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चंद्रमा के नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप नक्षत्र पर आधारित होती है। तो टाइम चार्ट लिया है तो चंद्रमा की स्थिति तो वही रहेगी। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, गुरु के उपनक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र में। तो ये महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। तो मैं दोबारा से अब वही चार्ट ओपन कर रहा हूँ, होरारी नंबर वाला। तो अब जैसा कि रूलिंग ग्रहों में हमने देखा केतु भी था, गुरु भी था, फिर सूर्य भी था, चंद्र भी था। तो सूर्य और चंद्र यानी ये दशा खत्म, ये एक तरह से शुरू। तो ये थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे मैंने उनको यही बोला कि अक्टूबर तक की स्थिति जो है बहुत मेरे को चिंताजनक लग रही है। तो बेहतर है कि उनका इलाज अच्छे से अच्छा किया जाए और जो भी हो सके। और हालांकि जब उन्होंने लंग कैंसर का बोल दिया था तब तो स्थिति ज़्यादा ही उसमें दिक्कत दिखाई दी। तो उनका जैसे कि 14 अक्टूबर 2014 को निधन हुआ था। 14 अक्टूबर 2014 को ही निधन हुआ और उस समय केतु गुरु सूर्य शुक्र 14-10-14 और 14-10-14 को ही केतु गुरु चंद्र चंद्र, एक पीरियड चेंज और एक मतलब दूसरा, एक खत्म दूसरा शुरू। तो 14 अक्टूबर 2014 को जो है मृत्यु हुई थी। और यदि देखें कि महादशा स्वामी धीमी गति का ग्रह है, अंतर्दशा स्वामी धीमी गति का ग्रह है, प्रत्यंतर दशा स्वामी सूर्य चंद्र दोनों ही तेज गति के हैं। तो इनका गोचर देख लिया जाए 14 अक्टूबर 2014 को क्या दर्शाता है। ऑल साइन स्टार में हम जाकर जो है गोचर देख सकते हैं। तो 14 अक्टूबर 2014 और ऑल प्लैनेट सब लॉर्ड चेंजेस, महादशा स्वामी केतु, अंतर्दशा स्वामी गुरु। केतु जो था राहु के उपनक्षत्र में गोचरीय था, गुरु जो था मंगल के उपनक्षत्र और राहु के उपनक्षत्र। देखिए यहाँ सेम डे ही वो बदल रहा है। और हमेशा ध्यान में रखें मंगल और राहु जुड़ते हैं कैंसर का कारण बनते ही बनते हैं। मंगल राहु ये हमेशा ध्यान में रखें। तो दोनों धीमी गति के केतु गुरु, केतु राहु के उपनक्षत्र में गोचरीय था और गुरु जो है मंगल और साथ ही राहु। और सूर्य को देखें मंगल के नक्षत्र में गोचरीय तेज गति का ग्रह और चंद्र को देखें तेज गति का ग्रह राहु के नक्षत्र में। तो वही स्थिति आ रही है मंगल राहु, और यहाँ पे भी मंगल राहु और यहाँ पे भी राहु।
तो मंगल राहु को अब हम देखते हैं ये क्या दर्शा रहे हैं कारेश में। मंगल 7वें का ऑक्यूपेंट 1-8, यानी मार्ग बाधक हुआ 7वां। पहले 2 लेवल पर हमें ये नेगेटिव भाव ही दिखेंगे अधिकतर, और मार्ग बाधक तो आ ही गए। और राहु को देखें तो राहु देखिए 6ठा भाव, शो कंसोलिडेटेड पे करता हूं तो राहु 3, 5, 6 और मंगल के नक्षत्र में 1, 7, 8, तो 7वां भाव मार्ग बाधक है ही है। 1 मिनट, मंगल और राहु को, अब जैसे मंगल यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में 8 और 4, 1, 8, 4 जो कि, और ये भी 12वां भाव भी नेगेटिव है। और राहु को देखें मारक और बाधक दोनों भाव हैं, 7वां भाव। और उपनक्षत्र पहले 2 लेवल पर देखें तो मारक बाधक और साथ में 12वां भाव। चाहे यहाँ पर 5 और 11 हैं, लेकिन मारक बाधक जब आ जाएं तब फिर पॉजिटिव भावों का प्रभाव कम हो जाता है। और यहाँ पर हम सिर्फ क्योंकि ट्रांजिट चेक कर रहे हैं कि केतु, गुरु और सूर्य और चंद्र, इनका ट्रांजिट किस प्रकार से था। तो ये आपको क्लियर है सभी को एग्जाम्पल? जी सर, जी सर, जी। तो अभी मैं इसमें जातक ने ये बोला कि उसकी छोटी बहन के हस्बैंड सीरियस हैं, तो उनकी क्या स्थिति दिखाई दे रही है। अब ये जो प्रश्न है मैं एडिट पे जा रहा हूं, ये 15 जनवरी 2018 को 4:03:17 ये थाने महाराष्ट्र में प्रश्न देखा गया था होरारी नंबर 183 के साथ। और अब ये ध्यान में दें कि छोटी बहन के हस्बैंड, तो ये जातक ने प्रश्न पूछा यानी कि भाई ने, उसकी छोटी बहन 3रा भाव, और छोटी बहन के हस्बैंड 3रे से 7वां भाव 9वां भाव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9वां भाव में आपको यहाँ पर सिंह राशि दिख रही है, लेकिन कस्प चार्ट में देखेंगे तो 9वां भाव में आपको यहाँ पे स्वामी बुध दिख रहा है, यानी कि कन्या का स्वामी। तो जब हम चार्ट रोटेट करेंगे तो लगन में कन्या आएगी। तो छोटी बहन के हस्बैंड जो कि क्रिटिकल कंडीशन में, तो 9वां भाव को लगन पर लाएंगे। तो यूटिलिटीज में गए, हाउस रोटेशन के ऊपर क्लिक करके हमने 9वां भाव सेट 9th हाउस एज असेंडेंट, इस पर हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कन्या लगन का ये चार्ट बना, द्विस्वभाव लगन। अब सीधी सी बात है, द्विस्वभाव लगन है, दूसरा भाव और 7वां भाव मारक हैं, 7वां भाव ही बाधक है, 6, 8, 12 नेगेटिव हैं। तो अब हम इस तरह से आगे इस प्रश्न को जो है देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको दोबारा से रीसेट कर रहा हूं, क्योंकि पहले हम जैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जातक ने अपनी छोटी बहन के हस्बैंड के लिए प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा के द्वारा क्या स्थिति दिखाई दे रही है ये हम देखेंगे। चंद्रमा जो है टेनेंटेड है, चंद्रमा जो है 12वें भाव में स्थित है, 8वें का स्वामी है केतु के नक्षत्र में, केतु पहले भाव में स्थित है। और केतु जो है शनि की राशि में है, शनि 12वें भाव में स्थित है, दूसरे का स्वामी है। और चंद्रमा आगे बुध के उपनक्षत्र में 12, 7, 9। तो यहाँ पर 12वां भाव परेशानी का है, 8वां भाव रुकावट, दिक्कत। और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, केतु पहले भाव में स्थित है, पहला भाव होता है लगन से संबंधित, शरीर से संबंधित। और 7वां भाव यहाँ पर छोटी बहन के पति का 7वां भाव एक तरह से दर्शा रहा है, 12वां भाव अस्पताल या डॉक्टर आदि का दर्शा रहा है। तो एक तरह से स्थिति ये दिख रही है। अब हम इसको जैसे कि हमने रोटेट किया, तो हाउस रोटेशन 9th हाउस एज असेंडेंट, द्विस्वभाव लगन की कुंडली बनी, दूसरा 7वां भाव मारक, 7वां ही बाधक, 6, 8, 12 प्रॉब्लमैटिक। लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि, तो पहले ये क्या दर्शा रहा है,
लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि क्या है? अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर लगन का, तीसरे का, चौथे का, नवम का, दशम का उपनक्षत्र स्वामी है। और लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि आगे किन भावों को दर्शा रहा है यदि हम देखें तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि चौथे भाव में स्थित है। छठे का स्वामी, छठा भाव क्या है? रोग का। शनि केतु के नक्षत्र में, केतु 5वें भाव में स्थित है, रिकवरी का। केतु जो है शनि की ही राशि में, तो 4 और 6 भाव फिर जुड़ गए साथ में। तो चौथा भाव क्या है? 5वें का व्यय भाव है, और छठा भाव जो है रोग का है। और शनि आगे गुरु के उपनक्षत्र में, गुरु क्या दर्शा रहा है? दूसरा भाव, दूसरा मारक, 5वां भाव रिकवरी, और 7वां भाव मारक बाधक दोनों। और शनि जी बिल्कुल। अब ये शो कंसोलिडेटेड पे भी मैं करके दिखाऊं तो आपको शनि 4-6 केतु के नक्षत्र में, और यहाँ पर केतु 5वें में स्थित था, और 4, 6, 8 ये भी भाव आ गए, साथ में दूसरा भी आ गया। दूसरा इसलिए केतु के साथ क्योंकि शुक्र और सूर्य हैं तो उनके भाव भी ऐड हो गए। और शनि आगे गुरु के उपनक्षत्र में 2, 5, 7, तो यहाँ पर दूसरा और 7वां एक तरह से नेगेटिव है, 5वां जो है पॉजिटिव है। लेकिन मारक और बाधक आगे तो स्थिति चिंताजनक, ऐसा हम कह सकते हैं। अब प्रश्न के समय दशा क्या चल रही थी, क्योंकि हमने प्रश्न कुंडली के हिसाब से लगन के उपनक्षत्र को देखा। और एक और बात मैंने ये बोला था कि लगन का उपनक्षत्र छठे भाव से जुड़ा हो तो रोग, तो छठे भाव से जुड़ा हुआ है। तो छठे भाव का उपनक्षत्र कौन है? गुरु। क्या गुरु लगन से जुड़ा हुआ है? गुरु जी हाँ, पहले भाव से जुड़ा हुआ है। और गुरु जो है वो भी 2, 7, 2, 7। तो छठे भाव का उपनक्षत्र जो कि रोग भाव का उपनक्षत्र है गुरु, दूसरा 7वां नेगेटिव, 5वां पॉजिटिव, दूसरा 7वां नेगेटिव, गुरु अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स, और बुध के उपनक्षत्र में 1, 4, 11। और गुरु अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स होकर अन्य ग्रह का भी नक्षत्र स्वामी बना है, पार्शली टेनेंटेड। तो गुरु का उपनक्षत्र बुध आगे केतु के नक्षत्र में, तो वही थोड़ी स्थिति है कि छठा भाव भी है, 8वां भी है, चौथा भी है, रिकवरी का व्यय भाव। अब हम देखेंगे दशाओं को कि दशा क्या दर्शा रही है। तो प्रश्न के समय, प्रश्न 15 जनवरी 2018 को, तो 15 जनवरी केतु की महादशा जो कि कुछ ही 23 जनवरी को खत्म भी थी। केतु महादशा, बुध की अंतर्दशा। पहले केतु को देखें। केतु जो है 5वें भाव में स्थित है, और जैसा कि शनि की राशि में है तो 4, 6, चंद्र के नक्षत्र में 4, 12 ये भी नेगेटिव है। शुक्र के उपनक्षत्र में 5, 2, 9, 10। और केतु जो है टेनेंटेड है, केतु का उपनक्षत्र शुक्र आगे सूर्य के नक्षत्र में। अब इसके बाद अंतर्दशा स्वामी बुध को देखते हैं। बुध जो है चौथे भाव में स्थित है केतु के, मैं शो कंसोलिडेटेड पे कर देता हूँ। तो बुध 1, 4, 11 केतु के नक्षत्र में, और आगे बुध के ही उपनक्षत्र में। यहाँ पे चौथा भाव जो है इलाज में फायदा नहीं होगा, अंतर्दशा स्वामी ये शो कर रहा है कि इलाज में फायदा नहीं होगा। और प्रत्यंतर दशा शनि की, तो शनि भी चौथा भाव, चौथा, छठा, 8वां और 2, 7 मारक बाधक, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव। अब 23 जनवरी के बाद शुक्र की दशाएं शुरू, तो शुक्र भी देखें तो अपने उपनक्षत्र पर मारक बाधक, तो स्थिति चिंताजनक, और उनको यही बोला गया कि स्थिति जो है क्रिटिकली दिख रही है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि कुछ ना कुछ जो है चमत्कार हो, या किसी प्रकार से जो है स्थिति सुधरे जो उनको बोला गया। लेकिन बाद में जैसा कि 7 फरवरी 2018 को
जातक की मृत्यु हुई। और ये जो एक तरह से दशा ये प्रॉब्लमेटिक ही दिखी, क्योंकि मारक बाधक दिखे और चौथा भाव अंत का भी दिख रहा था, और इलाज ना होना भी दर्शा रहा था, ऐसा भी उसमें दिखा। सर एक बात बताइए, जैसे हम कोऑर्डिनेट में शुक्र जो देख पा रहे हैं, वैसे तो 2 और 7 बाधक है, जी, लेकिन इसमें 5 जो फिफ्थ हाउस जो रिकवरी का होता है वो भी तो शो कर रहा है सर। कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ अकेला मारक भी आ जाता ना, फिर भी हम समझ लेते कि शायद बचाव हो सकता है। बाधक साथ में, बाधक भाव मारक से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अच्छा ओके सर। और मारक और बाधक यहाँ पर ज्योति ज्योति अपने बाधक 7वां भाव है ना इसमें, क्योंकि दुष्ट आपकी कुंडली है, हाँ जी हाँ जी। तो 7 2 जगह रिपीट हो रहा है ना। मारक और बाधक जब भी आते हैं ना ऐसे प्रश्नों में, तो स्थिति जो है वो एक तरह से चिंताजनक होती है। तो ये उदाहरण भी इस तरह से, अब मैं एक ऐसा उदाहरण लूंगा जो कि पीछे जैसा कि हमने देखा है कि बहुत स्थितियां चिंताजनक रही, और कोरोना का काल सभी जानते हैं। तो मैं एक अब जो प्रश्न लेने जा रहा हूं वो आप ध्यान दें। ये प्रश्न मेरी ही ग्रुप की एक मेंबर ने 1 जून 2020 कि उनकी बिल्डिंग में, वो रहती बॉम्बे, मुंबई घाट कोपर है वहाँ पर, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और बिल्डिंग्स में बड़े फ्लोर्स होते हैं और काफ़ी फैमिलीज़ रहती हैं। तो उनकी बिल्डिंग के उनके एक जानकार को कोरोना डिटेक्ट हुआ, और जैसे उस समय आप सभी जानते हैं कि उठा के ले जाते थे हॉस्पिटल्स में, या पता लगता था तो हॉस्पिटल में, और स्थिति ये होती थी कि जो हॉस्पिटल गया उसका आना तो मतलब ना के बराबर ही समझा जाता था। जून 2020 की बात कर रहा हूँ, सभी भली भांति जानते हैं कि क्या स्थिति खास तौर से बॉम्बे दिल्ली में चल रही थी। तो ये जन्म कुंडली आई थी मेरे पास, इनका 30 मार्च 1979 7:04 रात्रि, घाटकोपर महाराष्ट्र। और इसका उत्तर मैंने 5 मिनट में दिया था, सिर्फ 5 मिनट में। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे हेल्थ से रिलेटेड इशू आया और जन्म कुंडली मेरे पास आई थी, और क्योंकि मेरी ट्यूशन की स्टूडेंट थी और उन्होंने कहा कि उनकी बिल्डिंग के उनके बहुत अच्छे एक तरह से फैमिली अच्छे मित्र थे, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि उनके यंग लड़का, मतलब क्योंकि 79 एक तरह से कोई ज़्यादा उम्र नहीं, और 42-43 एज, तो उन्होंने कहा कि बहुत चिंता हो रही है कि आप ज़रा जल्द देख के बताएं। तो मैंने उनको बोला कि जन्म विवरण सही है तो दीजिए, उन्होंने दिया। और मैंने जैसे कि 1 जून 2020 को, तो यहाँ पे मैं डेट डाल रहा हूँ दशा की, 1 जून 2020। अब मैंने ये, अब आप देख सकते हैं उस समय राहु शनि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो ये 1 जून को राहु शनि, तो मैंने अब क्योंकि ये जन्म कुंडली है, मैंने दशा को ही डिटेक्ट करना शुरू किया। राहु को जब मैंने देखा
कि ये अपने नक्षत्र पर 5वां भाव दे रहा है, उपनक्षत्र पर 5-11 दे रहा है। मैंने शनि को देखा, 5वां भाव आप तीनों लेवल पर पाएंगे। और फिर मैंने देखा राहु शनि शनि, फिर राहु शनि बुध, तो मैंने बुध को भी देखा कि 5-6-11 5-6-11। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर आपको 7वां भाव नहीं दिखा और उपनक्षत्र पर 5-11 भाव दिखा। छठा भाव तो चलो, क्योंकि किसी को कोरोना हुआ है तो इतनी जल्दी तो है नहीं कि वो झट से, उसको कुछ महीने लगते हैं पूरी बॉडी को रिकवर होने में। तो मैंने ये दशाएं देखी, राहु शनि शनि और आगे राहु शनि बुध। राहु उपनक्षत्र पर 5-11 5वां भाव दिखा, शनि उपनक्षत्र पर 5वां भाव, और आगे बुध 5वां भाव, साथ में 11वां भाव। तो मैंने उनको क्लियर कट बोला कि ये ठीक हो जाएंगे और कुछ दिनों में आपको इनके बारे में पता चलेगा कि ये ठीक हो गए हैं या ठीक हो रहे हैं या इनकी रिकवरी हो रही है। इनका जो भी इलाज होगा वो एक तरह से सही रहेगा। तो मेरे को बाद में जैसे कि मैसेज मिला कुछ दिनों के बाद, 4 जून को मुझे मैसेज आया कि वे ठीक हैं और 5 या 6 जून को उनको जो है छुट्टी दे देंगे। अब साथ ही एक और प्रॉब्लम ये आई कि उनके फैमिली में उनके फादर को भी प्रॉब्लम हो गई। जब उनके फादर को भी प्रॉब्लम होगी तो मैंने उनको ये बोला कि उनका चार्ट आप स्वयं देखें। वो कहते बर्थ चार्ट नहीं है, तो मैंने कहा प्रश्न कुंडली लगाकर देखें। उन्होंने प्रश्न कुंडली लगाकर मुझे सेम डे फीडबैक दिया कि उनके फादर की स्थिति भी सही लग रही है, और बाद में हुआ भी ऐसा ही कि उनके फादर भी ठीक हो गए। और जैसा कि उनका मुझे फीडबैक आया तो वो मैं फीडबैक आपको दिखाऊं, उसको मैंने हाँ ये तो जैसे ये देख रहे हैं आप, 16 जून 2020 आपको दिख रहा है। मैंने 16 जून को ये प्रश्न ग्रुप में एज ए एग्जाम्पल लिया था और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप जो है फीडबैक ग्रुप में दोबारा दीजिए। तो उन्होंने फीडबैक यहाँ पर दिया, एक मिनट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। हाँ, ये कि यस सर, एज यू सेड इट वाज सेम, हिज फैमिली ऑल्सो रिकवर्ड, व्हेन यू कैलकुलेटेड इन 5 minutes ओनली, आई वाज सरप्राइज बट रिजल्ट वाज एग्जैक्टली एज यू सेड। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो दशाओं को देखा, क्योंकि जन्म कुंडली मिली, दशाएं मुझे पॉजिटिव दिखी और मैंने पॉजिटिव उत्तर दे दिया। और इसके बाद इन्होंने लिखा है हिज फैमिली ऑल्सो रिकवर्ड, मतलब उसके फादर का तो इन्होंने स्वयं देखा था, इनके फादर का इन्होंने स्वयं देखा था। तो मैंने मतलब कि इनको बोला कि वो तो आपकी प्रेडिक्शन रही, बहुत अच्छी रही, जो बाद में फ़ोन पर हमारी चर्चा हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो प्रश्न आते थे, कभी कोई हॉस्पिटलाइज हो गया कोरोना के कारण या कोई हो गया है, तो ये एक पुत्र और पिता दोनों का ही एक तरह से ही आया था। मैंने तो सिर्फ पुत्र का देखा था, पिता का उन्होंने स्वयं देखा था। तो एक तरह से ये जन्म कुंडली और दशा जो है मेरे को पॉजिटिव दिखाई दी, और आपको भी ये दशा पॉजिटिव ही दिखी है। यदि आप सभी मेरे को एक बार जवाब दीजिए कि यहाँ पर राहु शनि शनि या राहु शनि बुध, उसमें आपको राहु यहाँ पे आप देख रहे हैं उप नक्षत्र पर पॉजिटिव है, और शनि, जी सर, अब यहाँ पे दूसरा भाव जरूर आ रहा है लेकिन बाधक भाव नहीं आ रहा, बाधक भाव नहीं आ रहा। अब दशा सौमी में बाधक भाव नहीं है वहां पर, तो 7वां नहीं। जी, तो एक तरह से
ये जो मतलब कि बिल्कुल जल्द 5 मिनट में ही देखकर उनको उत्तर दिया, और जैसा कि ईश्वर ने चाहा उत्तर सही भी हुआ और वो ठीक होकर 5-6 जून को घर वापस आ गए थे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हैं कुछ जो हमने समझे हैं। मैं 1 मिनट स्क्रीन के ऊपर आ रहा हूँ।